हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे विडाल टेस्ट पे। तो दोस्तों, विडाल टेस्ट की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस विडाल टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है और इंटरप्रीट कैसे किया जाता है। इन सभी बातों पे इस वीडियो में बात की गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विडाल टेस्ट ये एक तरह का सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसे लेबोरेटरी में एंट्रिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है और वाइडली यूज्ड मेथड है। बहुत ज्यादा इस मेथड को यूज किया जाता है एंट्रिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए। एंट्रिक फीवर आप समझ रहे होंगे कि टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर को एंट्रिक फीवर बोला जाता है। तो दोस्तों, टाइफॉइड फीवर जिसे साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है और पैराटाइफॉइड फीवर जिसे साल्मोनेला पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी कॉज करते हैं। अगर आपको टाइफॉइड के बारे में नहीं पता तो टाइफॉइड पर एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट है विडाल टेस्ट जिसे एंट्रिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है, इसको सबसे पहले जॉर्ज फर्नांड विडल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1896 में। इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा है विडाल टेस्ट। दोस्तों, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी, उसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे सीरम में इन्फेक्शन के फर्स्ट वीक के बाद बननी स्टार्ट होती है, यानी कि एंड ऑफ द फर्स्ट वीक के एंड में इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट होती हैं और ये शार्पली राइज करती हैं थर्ड वीक में। इन्फेक्शन हो जाने के थर्ड वीक में फिर ये एंटीबॉडीज का जो टाइटर है, जो अमाउंट है, वो राइज करता है, बढ़ते रहता है ग्रेजुअली। गॉट इट? तो सबसे पहले अपीयर कब होती है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक में। तो इन्हीं एंटीबॉडीज को डायग्नोस करने के लिए बहुत तरह के टेस्ट्स को परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में, जिनमें से एक जो सबसे ज्यादा रिलायबल और वाइडली यूज्ड मेथड है वो है विडाल टेस्ट। तो दोस्तों, वैसे तो जो एंटीबॉडीज को डायग्नोस करने का तरीका होता है वो दो तरह से किया जाता है। एक तो सिंपली हम ये डिटेक्ट करते हैं कि एंटीबॉडीज सीरम में है कि नहीं है, जिसे हम सिंपली स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के माध्यम से करते हैं। और दूसरा है विडाल टेस्ट, जिसमें एंटीबॉडीज का डिटेक्शन तो किया ही जा रहा है, साथ में यह भी डिटेक्ट किया जा रहा है कि कितनी एंटीबॉडीज बनी हुई है, यानी कि द टाइटर ऑफ द एंटीबॉडीज, द अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडीज को भी इस टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसमें हम क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडीज की क्वांटिटी को इसमें डिटेक्ट किया जा रहा है। गॉट इट? तो इस टेस्ट में ये बहुत अच्छे से देखा जाता है कि एंटीबॉडीज का टाइटर क्या है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, कि ये टेस्ट किस प्रिंसिपल पर, किस बेस पर ये टेस्ट काम करता है। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट है विडाल टेस्ट, ये इंडायरेक्ट एग्लूटिनेशन पर बेस्ड होता है, जहां पे साल्मोनेला टाइफी के H और O एंटीजेंस को डिटेक्ट किया जाता है, एंटीबॉडीज को सीरम में डिटेक्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि साल्मोनेला टाइफी के दो मेजर एंटीजेंस होते हैं, H और O एंटीजन, और इन्हीं के अगेंस्ट जो आपके सीरम में, यानी कि पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं इनके अगेंस्ट, उन्हीं एंटीबॉडीज को डायग्नोस करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और दूसरा जो साल्मोनेला पैराटाइफी है, पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी, इनके भी H एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। गॉट इट? O एंटीजन को इसलिए नहीं लिया जाता पैराटाइफी के केस में क्योंकि O एंटीजन, ये पैराटाइफी का O एंटीजन साल्मोनेला टाइफी के O एंटीजन से क्रॉस रिएक्ट कर जाता है। गॉट इट? क्योंकि दोनों का जो O एंटीजन है वो उनमें सिमिलरिटी होती है, दोनों सेम होते हैं ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ फैक्टर 12 की शेयरिंग होने की वजह से, यानी कि इस फैक्टर 12 के सेम होने की वजह से जो एंटीजन है आपका, O एंटीजन है, दोनों का ये कॉमन होता है। तो इसीलिए पैराटाइफी के केस में O एंटीजन को नहीं लिया जाता, यहां पे केवल H एंटीजन की बात की जाती है पैराटाइफी A और पैराटाइफी B के केस में। तो इन एंटीजन्स को, यहां पे 4 एंटीजन्स को लिया जाता है और उन 4 एंटीजन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज सीरम में डेवलप हो रही हैं, उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये 4 एंटीजन्स कौन से हैं जिनको हम यूज करेंगे? पहला कौन सा है? O एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, जिसको TO सिंबल से डिनोट किया जाता है। देन H एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, एक तो O एंटीजन, दूसरा H एंटीजन जिसको TH से डिनोट किया जाता है, और तीसरा H एंटीजन ऑफ साल्मोनेला पैराटाइफी A, जिसको AH बोला जाएगा। फोर्थ वन इज H एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी B, जिसको BH से लिखा जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी के O और H दोनों एंटीजन और
जो साल्मोनेला पैराटाइफी है उसका केवल एच एंटीजन, यानी कि साल्मोनेला पैराटाइफी ए का भी एच एंटीजन और बी का भी एच एंटीजन, इन एंटीजन्स को लेकर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और पेशेंट के सीरम में इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी हुई है उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों जिन एंटीजन्स की हम बात कर रहे हैं वो एंटीजन इस तरह से किट के फॉर्म में आते हैं, यानी कि मार्केट में ये किट अवेलेबल होती है और इस किट में ही ये एंटीजन्स अवेलेबल होते हैं, चारों एंटीजन, एच एंटीजन, ओ एंटीजन साल्मोनेला टाइफी के, और साल्मोनेला पैराटाइफी ए का एच एंटीजन और साल्मोनेला पैराटाइफी बी का एच एंटीजन, ये चारों एंटीजन इस किट में मौजूद होते हैं और इसी किट से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, यानी कि इसके प्रोसीजर पर हम जाएंगे। तो दोस्तों प्रोसीजर की जब हम बात करेंगे तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस तरह से हमें सेटअप तैयार करना है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो जो बातें इस स्लाइड पर लिखी हुई हैं उनको मैं आगे समझाऊंगा आपको, पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डायग्रामेटिक वे में, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं पहले कि पेशेंट सीरम को, सबसे पहले जो पेशेंट्स का हमने सीरम लिया, क्योंकि सीरोलॉजिकल टेस्ट है तो जिससे हम पेशेंट के सीरम से ही परफॉर्म करेंगे, गॉट इट। तो पेशेंट सीरम को सबसे पहले सीरियली डाइल्यूट किया जाएगा। सीरियल डाइल्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों कि जो पेशेंट का सीरम हमने लिया हुआ है उसको हम सीरियली डाइल्यूट करेंगे, यानी कि ग्रेजुअली उसके डाइल्यूशन को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, गॉट इट। तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो लास्ट डाइल्यूटेड हमारे पास टेस्ट ट्यूब होगी उसमें एंटीबॉडीज क्या होंगी, सबसे कम होगी, गॉट इट। तो जो हम ये डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं ये एंटीबॉडीज के टाइटर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, गॉट इट। तो पेशेंट सीरम इज सीरियली डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन से हम उसको डाइल्यूट करेंगे इन टेस्ट ट्यूब्स फ्रॉम 1/10 टू 1/640 डाइल्यूशंस। ये अभी आपको समझ में आएगा कैसे होगा। 4 सच सेट्स आर मेड, ऐसे जो हम सीरियल डाइल्यूशन कर रहे हैं उन सीरियल डाइल्यूटेड टेस्ट ट्यूब्स का हम 4 सेट तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 एंटीजन है तो उन 4 एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज सीरम में बनी हुई है उनको हमें डिटेक्ट करना है, इसलिए हम 4 सेट को तैयार करेंगे, 4 सेट हम बनाएंगे। टू ईच सेट ऑफ डाइल्यूटेड सीरम रेस्पेक्टिव 4 एंटीजन सस्पेंशन TO TH AH BH आर एडेड। ये रेस्पेक्टिव जितने भी हमारे पास एंटीजन है 4 एंटीजन, उनको हम जो भी सेट हमने तैयार किए हैं उन पे हम इसको ऐड करेंगे, गॉट इट। कंट्रोल ट्यूब्स कंटेनिंग द एंटीजन एंड नॉर्मल सेलाइन शुड बी केप्ट टू चेक फॉर ऑटो एग्लूटिनेशन। हर सेट के साथ हम एक कंट्रोल ट्यूब भी रखेंगे जिसमें केवल नॉर्मल सलाइन होगा और हम रेस्पेक्टिव एंटीजन को उसमें ऐड करेंगे, ये देखने के लिए कि एंटीजन सही है कि नहीं है, एंटीजन खुद से एग्लूटिनेट तो नहीं कर रहा है कहीं, गॉट इट। तो वो चीज हमें चेक कराएगी कि टेस्ट हमने परफॉर्म ठीक से किया है कि नहीं किया है, तो इसको हम एज ए कंट्रोल यहां पे रखेंगे। टेस्ट ट्यूब्स आर देन इंक्यूबेटेड इन वाटर बाथ एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरनाइट। ओवरनाइट के लिए फिर हम टेस्ट ट्यूब्स को क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे वाटर बाथ में 37 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि रूम बॉडी टेम्परेचर पर, गॉट इट। आइए दोस्तों इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेना है और उस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट ट्यूब्स को हमें इस तरह से सीरियली रख देना है, गॉट इट। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब है, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पहला टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा है, इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे 1 ml का सॉल्यूशन बना हुआ है। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, इस 1 ml में क्या सॉल्यूशन है वो देखिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब पे 0.9 ml हम इसमें नॉर्मल सलाइन ले लेंगे और इस 0.9 ml नॉर्मल सलाइन में NS नॉर्मल सलाइन, इस नॉर्मल सलाइन में हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम 0.1 ml हम इसमें पेशेंट के सीरम को ऐड करेंगे, तभी ये पूरा सॉल्यूशन 1 ml का हमारा बन जाएगा, गॉट इट। पूरा 1 ml का ये सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना है, इसको 1 ml सॉल्यूशन बनाना है, किसका, जिसमें हमने 0.9 ml नॉर्मल सलाइन लिया है और 0.1 ml पेशेंट का सीरम हमने लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, बाकी के जो 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं उन 6 टेस्ट ट्यूब में भी हम 0.5 ml, सारी टेस्ट ट्यूब में 0.5 ml क्या कर लेंगे, नॉर्मल सलाइन हम ऐड कर लेंगे। बाकी के जो 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें क्या करेंगे, उनमें हम 0.5 ml सब में हम नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे। अब ये करने के बाद जो पहला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो डाइल्यूशन है वो क्या हो गया, 1:10 का डाइल्यूशन है,
1:10 का डाइल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, पहली टेस्ट ट्यूब से हम क्या करेंगे, पीपेट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पीपेट, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से हम 0.5 ml सॉल्यूशन को लेंगे और किधर डाल देंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसको प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे। प्रॉपर्ली मिक्स करने के बाद फिर अगेन इधर से आप क्या करेंगे, 0.5 ml सॉल्यूशन को पीपेट से लिया जाएगा, शक करके, और पीपेट से लिया जाएगा और नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना है। फिर अगेन इसी टेस्ट ट्यूब पे मिक्स करने के बाद फिर यहां से 0.5 ml को लेना है और नेक्स्ट पे ट्रांसफर कर देना है, फिर अगेन 0.5 ml लेके ट्रांसफर कर देना। तो इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना है। और लास्ट टेस्ट ट्यूब में जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन आपका 1 ml बन जाएगा, यानी कि बाकी सबसे ज्यादा बन जाएगा। तो 0.5 ml फिर लेके आप इसको क्या कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। लास्ट टेस्ट ट्यूब से क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो इस तरह से ये पूरा जो डाइल्यूशन हो रहा है, इस डाइल्यूशन को ही सीरियल डाइल्यूशन बोला जाता है। गॉट इट। तो इसमें डाइल्यूशन कैसा बनेगा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 1:10 का डाइल्यूशन, और सेकंड में 1:20, देन 1:40, देन 80, देन 160, देन 320 एंड लास्ट में 640। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, आगे आप इस 640 का भी डबल कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरह के जो डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है सीरियल डाइल्यूशन। गॉट इट। तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे फिर हम आगे क्या किया जाएगा दोस्तों, ये देखिए आगे की कार्रवाई के लिए हमें क्या करना है कि अब आपके पास क्या हो गए, अब हमें इन 6 टेस्ट ट्यूब्स को लेना है जिनमें 20 से लेके 640 तक का डाइल्यूशन हमारे पास है। 1:20 से लेके 1:640 का जो डाइल्यूशन हमारे पास है वो 6 टेस्ट ट्यूब्स को लेना है। गॉट इट। अब इस 6 टेस्ट ट्यूब को लेने के बाद हमें इन 6 टेस्ट ट्यूब का 4 सेट तैयार करने हैं, 4 सेट तैयार करने हैं। 4 सेट क्यों तैयार करने हैं, क्योंकि हमारे पास 4 एंटीजन है। हमें 4 एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी हुई है सीरम में, उनको क्या करना है, उनको डिटेक्ट करना है कि कौन सी एंटीबॉडी बनी हुई है पेशेंट के सीरम में, या बनी है कि नहीं बनी है, ये सब इसमें डायग्नोस हो जाएगा। तो 4 सेट हमें ले लेने हैं। इन 6 टेस्ट ट्यूब्स के 4 सेट हमने ले लिए हैं, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट। तो 4 सेट हमने ले लिए हैं इन 6 टेस्ट ट्यूब्स को लेकर। तो एक बड़ा सा स्टैंड हमने ले लिया जिसमें हमने 4 सेट तैयार कर दिए हैं 6 टेस्ट ट्यूब्स के, और चाहे तो हम साथ में एक और एक्स्ट्रा टेस्ट ट्यूब यहां पे रख सकते हैं कंट्रोल के लिए। गॉट इट। जिसमें केवल क्या होगा, जिसमें उस कंट्रोल ट्यूब में केवल नॉर्मल सेलाइन होगा और सिर्फ उसमें एंटीजन को ऐड किया जाएगा उस नॉर्मल सेलाइन में, उसमें पेशेंट का सीरम नहीं होगा। तो वो केवल चेक करने के लिए कि हमने टेस्ट परफॉर्म सही किया है कि नहीं किया है। तो जो पहला सेट है हमारे पास, फर्स्ट सेट में हम क्या ऐड करेंगे, जो फर्स्ट सेट का डाइल्यूशन हमारे पास है। गॉट इट। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से हमने इसको डाइल्यूट किया, ये सारी जो 4 सेट हैं वो इसी तरह से डाइल्यूट किए गए सेट हैं। यानी कि इन सब में डाइल्यूशन कौन सा है, 20 से लेकर 640 तक का डाइल्यूशन इस सब में भरा हुआ है पेशेंट का सीरम के साथ। गॉट इट। तो जो पहला सेट है, उस पहले सेट में हम क्या ऐड करेंगे, इन सारी टेस्ट ट्यूब में 7 टेस्ट ट्यूब्स में, यहाँ पे एक और हमने बढ़ा दी है कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो जिसमें केवल क्या होगा, लास्ट वाले में केवल उसमें नॉर्मल सेलाइन होगा, उसमें पेशेंट का सीरम नहीं होगा। गॉट इट। तो इन सारी टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट रो के सारे टेस्ट ट्यूब में हम TO एंटीजन को ऐड करेंगे। TO यानी साल्मोनेला टाइफी का O एंटीजन हम इसमें ऐड करेंगे। और दूसरे वाले सेट पे H एंटीजन, साल्मोनेला टाइफी का H एंटीजन यानी कि TH एंटीजन को ऐड किया जाएगा सारी टेस्ट ट्यूब में। ऐसे ही नेक्स्ट पे AH एंटीजन यानी कि साल्मोनेला पैराटाइफी A का H एंटीजन इसमें ऐड किया जाएगा। और लास्ट रो पे BH एंटीजन यानी कि साल्मोनेला पैराटाइफी B का जो H एंटीजन है उसको ऐड किया जाएगा। तो ये जो एंटीजन्स का अमाउंट ऐड करना है, ये इक्वल अमाउंट में ऐड किए जाएंगे। गॉट इट। सारे टेस्ट ट्यूब में जो भी रिस्पेक्टिव एंटीजन हम ले रहे हैं वो उन सब का अमाउंट इक्वल होगा। गॉट इट। अब वो कितना होगा, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप या 1 ml जो भी होगा, वो हम टेस्ट किट का जो परफॉर्मेंस साथ में दिया रहता है उस किट के अकॉर्डिंगली, यानी कि उस लिटरेचर को ही फॉलो करके हम उस अमाउंट को ऐड करेंगे। तो वो अमाउंट इतना याद रखें कि इक्वल होगा। जो भी उस कंपनी ने सेट किया होगा, 1 ml चाहे या 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, जो भी उस कंपनी ने सेट किया होगा, जिस कंपनी ने उस किट को बनाया हुआ है, तो उसके साथ जो लिटरेचर आपको मिला हुआ है उस किट के साथ, उसमें उस अमाउंट को मेंशन किया गया होगा। गॉट इट। तो वो सब हमने इसमें ऐड कर देना है। गॉट इट। तो डाइल्यूशन हमारा यही रहेगा 20 से लेके 640 तक का। तो अब क्या देखा जाएगा कि एंटीजन ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे वाटर बाथ के साथ इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पर ओवरनाइट के लिए आपको इसे छोड़ देना है। ये पूरे सेट को पूरे रात के लिए वाटर बाथ पे डाल के 37 डिग्री सेल्सियस पर आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस पूरे सेट को हम ऑब्जर्व करेंगे। गॉट इट। ऑब्जर्व करने के बाद हमारे सामने जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेस पर हम उसे इंटरप्रीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट हमें कैसे देखना है। देखिए दोस्तों,
ओ एग्लूटिनेशन अगर हो रहा है, यानी कि अगर जहां हमने ओ एंटीजन को ऐड किया था, जिस सेट पे हमने ओ एंटीजन को ऐड किया था साल्मोनेला टाइफी के, वहां पे अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? ओ एग्लूटिनेशन अपीयर्स एज कॉम्पैक्ट ग्रेन्युलर चॉकी क्लम्प्स। ये ओ एग्लूटिनेशन जो हमें दिखेगा, ओ एग्लूटिनेशन जो अपीयर होगा, वो कॉम्पैक्ट ग्रैन्युलर चॉकी क्लम्प्स के फॉर्म में, यानी कि डिस्क लाइक पैटर्न में अपीयर होगा विद क्लियर सुपरनेटेंट फ्लूइड। टेस्ट ट्यूब में जो ऊपर का फ्लूइड होगा वो जो सुपरनेटेंट है वो क्लियर रहेगा, लेकिन नीचे जो क्लम्पिंग दिखेगी हमें, अगर पॉजिटिव है तो क्लम्पिंग दिखेगी, आपको पता है, क्योंकि एग्लूटिनेशन में क्लम्पिंग को ही देखा जाता है। उस क्लम्पिंग अगर है तो पॉजिटिव, क्लम्पिंग नहीं है तो नेगेटिव। तो क्लम्प्स कैसे दिखेंगे ओ एग्लूटिनेशन के केस में, यानी कि ओ एंटीजन का जब ओ एंटीबॉडी के साथ मिलकर रिएक्शन होगा तो वो जो रिजल्ट एग्लूटिनेशन के फॉर्म में आ रहा है वो कॉम्पैक्ट ग्रैन्युलर चॉकी क्लम्प्स के फॉर्म में या फिर डिस्क लाइक पैटर्न में आपको दिखेगा। ऐसे ही अगर एच एग्लूटिनेशन है, यानी कि जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे हमने एच एंटीजन ऐड किया हुआ है, गॉट इट, तो एच एग्लूटिनेशन अपीयर्स एज लार्ज लूज फ्लफी कॉटन वूली क्लम्प्स के फॉर्म में हमें दिखेगा। कॉटन्स के बहुत हल्के वूली लाइक क्लम्प्स उसमें दिखेंगे आपको एच एग्लूटिनेशन के केस में विद क्लियर सुपरनेटेंट फ्लूइड, गॉट इट। तो अगर क्लम्पिंग नहीं हो रही है तो उसे हम नेगेटिव मानेंगे, क्लम्पिंग हो रही है तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और क्लम्पिंग देखने के लिए हम दोनों को सेपरेटली देखेंगे, ओ क्लम्पिंग और एच क्लम्पिंग को, गॉट इट। अब देखिए कि टाइटर हम कैसे लेंगे, टाइटर को कैसे लिया जाएगा। द हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरम एट विच एग्लूटिनेशन अकर्स इज टेकन एज द एंटीबॉडी टाइटर, यानी कि जितने ज्यादा डाइल्यूशन पर हमें एग्लूटिनेशन मिल रहा है, यानी कि एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है, उसी हाईएस्ट डाइल्यूशन को ही क्या माना जाएगा, उसी को एंटीबॉडी का टाइटर माना जाएगा। तो इसको समझने के लिए फिर से हम पीछे जाएंगे, इस पिक्चर पे जाएंगे। देखिए यहां से आपको समझ में आएगा कि डाइल्यूशन, जितना ज्यादा डाइल्यूशन पर एग्लूटिनेशन आ रहा है, यानी कि एग्लूटिनेशन माना हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, इसमें भी एग्लूटिनेशन है, इसमें भी एग्लूटिनेशन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहां तक एग्लूटिनेशन अगर आपको दिख रहा है, 320 तक अगर आपको एग्लूटिनेशन दिख रहा है, तो इसी को क्या माना जाएगा, टाइटर माना जाएगा। तो इसका टाइटर क्या जाएगा, 1:320 का इसका टाइटर चला जाएगा, यानी कि इस ग्रेड का, इतने ग्रेड का इन्फेक्शन इसको है, इतना सीवियर इन्फेक्शन पेशेंट को है कि इतना ज्यादा डाइल्यूशन पर भी एग्लूटिनेशन परफॉर्म हो रहा है, गॉट इट। क्योंकि जितना ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उतनी आपको क्या मिलेगा, वहां पर भी अगर आपको एग्लूटिनेशन दिख रहा है तो इसका मतलब उतना सीवियर इन्फेक्शन है, गॉट इट। अगर ये डाइल्यूशन यहां पे ना मिलके आपको यहीं पर स्टॉप हो जाता है एग्लूटिनेशन, सॉरी डाइल्यूशन नहीं, एग्लूटिनेशन 80 पर ही, 1:80 पर ही अगर ये एग्लूटिनेशन स्टॉप हो जाता, आगे की टेस्ट ट्यूब्स पे अगर हमें एग्लूटिनेशन नहीं दिखता तो टाइटर फिर क्या जाता, 1:80 का फिर टाइटर जाता। तो जितना हाईएस्ट डाइल्यूशन पर एग्लूटिनेशन हमें दिख रहा है, टाइटर वो ही दिया जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि जितना ज्यादा डाइल्यूशन पर एग्लूटिनेशन दिखेगा उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन उस पेशेंट को माना जाएगा, गॉट इट, और वही उसका टाइटर दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उस पेशेंट का ट्रीटमेंट चलेगा। ये टाइट्रेशन किया ही इसलिए जाता है, तो इसीलिए इस टेस्ट को बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट, क्योंकि इसमें हमें क्वांटिटी पता चल रही है एंटीबॉडीज की, इन्फेक्शन की ग्रेड पता चल रही है, इन्फेक्शन की सीवियरिटी इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चल रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जिस भी एंटीजन के केस में एग्लूटिनेशन आपको दिखेगा, चाहे वो टीओ में दिखे, टीएच में दिखे, एएच में दिखे या बीएच में दिखे, उसका हम सारी टेस्ट ट्यूब्स को जरूर चेक करेंगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब पर तक एग्लूटिनेशन परफॉर्म हो रहा है, कौन सी टेस्ट ट्यूब तक, गॉट इट। तो उसी को टाइटर दिया जाएगा, सारी टेस्ट ट्यूब्स को 1 by 1 चेक किया जाएगा। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव को देखने के लिए आप इस पिक्चर से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव को दिखाया गया है। नेगेटिव के केस में क्या होगा कि एंटीजन डिपॉजिट होके बॉटम पे आपका सेटल डाउन हो जाता है, बटन फॉर्मेशन लाइक, ठीक है। तो एंटीजन डिपॉजिट हो गया है, तो इसको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं हो रही है। क्लम्पिंग आपको इस तरह से दिखेगी, गॉट इट। तो अगर क्लम्पिंग हो रही है, कारपेट फॉर्मेशन बन रहा है, तो दैट इज द साइन ऑफ पॉजिटिव, गॉट इट। तो इस तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को। अब बात करेंगे दोस्तों कि इंटरप्रीट कैसे करेंगे आप, पूरे टेस्ट के रिजल्ट को आप कैसे इंटरप्रीट करेंगे। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट टाइटर की अगर बात करें, और हमें सिग्निफिकेंट टाइटर अपने इंडिया की अगर बात करें, तो एनी टाइटर इज नॉट सिग्निफिकेंट इन इंडिया, क्योंकि इन एंडेमिक कंट्रीज लाइक इंडिया, ड्यू टू प्रायर एक्सपोजर पीपल विल ऑलवेज हैव सम बेस लाइन एंटीबॉडीज। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में क्या है कि बहुत कॉमनली टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है वो घूम रहा है, ठीक है। तो वो हर कोई पेशेंट के अंदर, हर कोई इंडिविजुअल के अंदर साल्मोनेला टाइफी कभी ना कभी गया होगा प्रायरली, ठीक है। तो प्रायर एक्सपोजर अगर उसकी बॉडी में हुआ है, ठीक है,
किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में अगर प्रायर एक्सपोजर हुआ है इस बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी का, तो कुछ बहुत थोड़ा सा एंटीबॉडी टाइटर उसके सीरम में जरूर होगा, एंटीबॉडीज का टाइटर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट किसी को नहीं मानेंगे हम, गॉट इट। लेकिन हायर जो टाइटर है उसी को सिग्निफिकेंट माना जाता है। हायर, बहुत ज्यादा हायर टाइटर जाने पर, 640, 320 या इतना जाने पर ही हम क्या मानेंगे, उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो सिग्निफिकेंट टाइटर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया इज टेकन एज एक सिंपली हम यहाँ पे, फिर भी वैसे तो कोई भी जो टाइटर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ टाइटर को सिग्निफिकेंट माना जा सकता है। जैसे फॉर एच एंटीजन, for H antigen, it is equal to or more than 1:160. Got it? या तो इतना हो या फिर या तो 1 रेशियो 160 हो या फिर इससे ज्यादा होने पर ही H एंटीजन के टाइटर को सिग्निफिकेंट माना जाता है। और वहीं O एंटीजन के केस में 1:80 या इससे ज्यादा होने को ही सिग्निफिकेंट टाइटर माना जाता है। गॉट इट? तो अब बात करते हैं कि अगर एंटीजन्स आपके पॉजिटिव, यानी रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है विडाल टेस्ट का, तो वो किसके लिए सजेस्टिव रहेगा। तो यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है राइज ऑफ टीओ एंड टीएच एंटीबॉडीज। अगर आपको पूरे टेस्ट में ये रिजल्ट आपको दिखता है कि टीओ और टीएच एंटीबॉडीज का टाइटर बढ़ा हुआ है, तो वो किस चीज के लिए सजेस्टिव रहेगा? ये सजेस्टिव रहेगा एंट्रिक फीवर ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी, यानी कि आप ये मानेंगे कि जो एंट्रिक फीवर आया है पेशेंट को, वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से आया हुआ है। अगर टीओ और एएच एंटीबॉडीज का राइज मिलता है तो आप मानेंगे कि दिस इज द एंट्रिक फीवर ड्यू टू साल्मोनेला पैराटाइफी ए। और अगर राइज ऑफ टीओ एंड एएच एंटीबॉडीज होता है तो दिस इज दिस एंट्रिक फीवर ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी बी। और अगर केवल टीओ एंटीबॉडीज का राइज मिल रहा है तो दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ रिसेंट इन्फेक्शन ड्यू टू एनी ऑफ थ्री। एनी ऑफ थ्री का मतलब क्या है कि साल्मोनेला टाइफी का हो सकता है, या साल्मोनेला पैराटाइफी ए, या साल्मोनेला पैराटाइफी बी। तीनों में से किसी चीज का भी रिसेंट इन्फेक्शन हो सकता है। कब? जब आपको मिलेगा टेस्ट में कि केवल टीओ एंटीबॉडीज का टाइटर बढ़ रहा है। राइज ऑफ ओनली टीएच एंटीबॉडीज, तो दिस इज द सजेस्टिव ऑफ कॉन्वोल्यूसेंट स्टेज, यानी कि या तो पेशेंट रिकवर कर रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन का लास्ट स्टेज चल रहा है, जहां से फिर अब पेशेंट अपनी नॉर्मल स्टेज पे आना स्टार्ट होगा। या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा हो। ठीक है, वापस फिर से एंटीबॉडीज आपकी प्रोड्यूस हो रही हो, तो उस कंडीशन में टीएच एंटीबॉडीज का ही केवल टाइटर बढ़ देगा। राइज ऑफ ऑल टीएच एएच बीएच एंटीबॉडीज, ये सजेस्टिव रहेगा कि पेशेंट ने या इंडिविजुअल ने क्या लिया हुआ है, टैब वैक्सीन लिया हुआ है रिसेंटली। तो पोस्ट टैब वैक्सीनेशन के बाद जब आप विडाल टेस्ट को परफॉर्म करें तो सारी एंटीबॉडीज का टाइटर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से विडाल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है रिजल्ट को, और इस तरह से इंटरप्रीट किया जाता है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए।